अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। यौम इस्तेहसाल कश्मीर 6 साल मुकम्मल हो गए भारत के इस गैर कानूनी इरादे या गैर कानूनी एक्ट को एक खुसूसी हैसियत का खात्मा आर्टिकल 370 और 35A के तहत किया गया। 6 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि जेनीवा कन्वेंशन 4 आर्टिकल 49 जिसकी ये सरीहन खिलाफ वर्जी थी, उसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा के कान पे कोई जूं रेंगी हो। 1100 के करीब अमलाक नजर आतिश कर दी, 21,000 के करीब मासूम कश्मीरियों को कैद कर दिया गया, 50 लाख के करीब हिंदू आबादी को, जो कि वहाँ की आबादी ही नहीं उस कश्मीर की जिस पर काबिज है ये भारत, उनको पासपोर्ट और ID कार्ड्स के नाम पर वहाँ पर भेज दिया गया और उनको वहाँ के डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आबादी के तनासुब की तब्दीली, पूरी वादी के आबादी के तनासुब की तब्दीली, लद्दाख हो, कश्मीर हो। और हम देख रहे हैं कि ये सारी जो कार्रवाई भारत कर रहा है कोई इससे अलग नहीं है जैसी कार्रवाई इसराइल कर रहा है। ये दोनों एक ही किस्म की सहूनियत पर मुसर है। लेकिन जिस दो आर्टिकल का इन्होंने खात्मा किया आज से 6 साल पहले 5 अगस्त 2019 को, इन 2 आर्टिकल्स के खात्मा जो जेनीवा कन्वेंशन 4 आर्टिकल 49 है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसकी खिलाफ वर्जी थी। यह अक़वाम मुत्तहिदा के लिए बड़ा खुला चैलेंज था, पूरी दुनिया के लिए खुला चैलेंज था। देखते ही देखते भारत इस पूरे खित्ते का एक दहशतगर्द मुल्क बन गया। सैकड़ों ख़वातीन की इस्मत दरी, कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म कर देना, मासूम बच्चों को कत्ल करना या आंखों से महरूम कर देना पैलेट गन के इस्तेमाल के साथ। और यही नहीं, 56,000 एकड़ जो कश्मीरियों की आराजी है उसको छावनी में तब्दील कर दिया। 1.5 साल तक इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी कश्मीरियों की। ये कोई आम बात नहीं है। ये जो फिगर्स आप तक मैंने पहुंचाए, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। दुनिया के किसी और इलाके में गज़ा के अलावा हो रहा होता तो शायद पूरी दुनिया को इतनी तकलीफ उठती कि ये मामला उसी एक दिन में हल होना शुरू हो जाता। और यूक्रेन, जहाँ पर एक ऐसा सदर मौजूद है जो शायद खुद कॉमेडी करते करते उन्हें लगता था कि दुनिया ही एक कॉमेडी का स्टेज है, वो एक ऐसा भोंडा मजाक कर बैठे जिस पे पूरी दुनिया बात कर रही है। हैरत है। और इस वक्त भारत की सिचुएशन अगर देखें, उस जंग के बाद जिसका खात्मा हुआ 10 मई को भारत की जिल्लत की सूरत में, उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में अल्लाह ने इज्जत बख्शी। पाकिस्तान ने शानदार फॉरेन पॉलिसी अपनाई, ओपन फॉरेन पॉलिसी अपनाई। हम चाइना को साथ लेके चल रहे हैं, हम रशिया को साथ लेके चल रहे हैं, हम सऊदी अरब ईरान को साथ लेके चल रहे हैं, हम अमेरिका को साथ लेके चल रहे हैं, हम मगरिब को साथ लेके चल रहे हैं। और हमने बताया कि अमन की बात जो भी मुल्क करेगा सब उसके दोस्त हैं। और भारत दहशत गर्दी करके कनाडा में भी फंसा, बरतानिया में भी फंसा, अमेरिका में भी फंसा। और इसी तरह हमारे पूरे खित्ते रीजन में, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी उसके शर से कोई महफूज नहीं है। टैरिफ लगा, बड़ी तकलीफ उठी उन्हें, लेकिन ये उनके अपने ही मामलात हैं। लगता यह है कि जल्द FATF की ग्रे लिस्ट और शायद उससे भी नीचे ब्लैक लिस्ट में भारत का नाम हम देखें, क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्दी जिस तरह से सर उठा रही है। फिर ज़रा हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान आना था, कुछ तकनीकी बुनियादों पर उनका दौरा मुलतवी हुआ। अभी हालिया आपने ईरानी सदर का दौरा देखा। पाकिस्तान ने एक ही टाइम पर चाइना और अमेरिका का दौरा किया। फील्ड मार्शल पूरी दुनिया में दौरे भी कर रहे हैं। अमेरिका के दौरे के समरात हमने उस जंग के खात्मे की सूरत में देखे जो ईरान और इसराइल और शायद अमेरिका की भी जंग थी। तो ये एक बड़े कैनवस पर पाकिस्तान ये सारे मामलात को डील कर रहा है। लेकिन हमारे लिए इस वक्त सिचुएशन क्या है, कश्मीर पर भी बात करेंगे। खित्ते को लेकर बड़ी अहम मामलात हैं, डेवलपमेंट्स हैं। ख़ास तौर पे SCO और ब्रिक्स को लेकर पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है, लेकिन इस फ्रंट पर हमें मज़ीद कितने बेहतर तरीके से खुलकर खेलना है और ओपन फॉरेन पॉलिसी के समरात क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर सईद रिट साहब माहिर आलमी उमूर है हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब तहरीके जवानाने पाकिस्तान के सरबराह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद राना साहब माहिर आलमी उमूर है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। जावेद साहब, ये जो अभी हम कश्मीर के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, सर 5 अगस्त 2019 6 साल हो गए, आर्टिकल 370 35A, इसका खात्मा तो हिंदुस्तानी आइन के भी खिलाफ वर्जी है, ना सिर्फ जेनीवा कन्वेंशन 4 आर्टिकल 49 की हो। और ये सारी चीज़ें भारत रौनता चला जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसराइल सारे
जंग के रूल्स रेगुलेशन को रौंदता चला जा रहा है? देखें, साफ सी बात है, हमें बिल्कने से, बातें करने से एक हिंदुस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, कोई फर्क नहीं जो है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान को। बात यह है कि हमें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जो हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर अपने कब्जे को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था, उस वक्त हमारी पॉलिसी क्या थी। हमें देखें, जहां आप फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेटिकली कुछ चीज आपकी लिमिट्स हैं, एक हद तक आप चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं। जब तक सिचुएशन ऑन ग्राउंड बिल्कुल चेंज हो जाए तो आपकी डिप्लोमेसी, आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आपके सिफारती हलकों में असर और रसूख सब धरे का धरा रह जाता है। अब देखिए हिंदुस्तान की कितना असर और रसूख था, क्या हुआ इस जंग में जो पाकिस्तान के साथ लड़ी गई, मारा गया ना। वजह क्या थी? हमारी मिलिट्री माइट थी, हमारे जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने परफॉर्मेंस दी थी। इसी वजह से पूरे का पूरा सीन जो है साउथ एशिया के अंदर इंटरनेशनली चेंज हुआ है। आज हमारी को कदर कीमत में इजाफा हुआ है, इसलिए हुआ है कि हमारी फौज ने अपनी परफॉर्म किया है, बॉर्डर्स के ऊपर परफॉर्म किया है, हमारी एयरफोर्स ने बॉर्डर्स के ऊपर परफॉर्म किया है। काश यही काम 5 अगस्त को हुआ था तो ये हिंदुस्तान कभी भी इस चीज की जरूरत ना करता कि कश्मीर को नेक्स्ट कर लें। कश्मीरियों के अंदर अब एलिनेशन आ चुकी है, वो पाकिस्तान से मायूस है। हाँ, हालिया जंग की वजह से उनको किसी दर्जे में कुछ उम्मीद है, लेकिन अगेन हमने बहुत कुछ ज़ाया कर दिया है और अब हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, 5 अगस्त 2019 और अब तक 1100 अमलाक नजर आतिश कर दी, कानों पर जूनें रेंग रही, 21,000 लोगों को कैद कर दिया, सैकड़ों खवातीन बच्चे, कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म, 50 लाख डोमिसाइल बांट दिया आप इन लोगों ने। किस तरह से आबादी का तनासुब तब्दील करें? फिर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में आप देखें सिर्फ 1% के करीब नशिस्तें बढ़ाई गई, जबकि 83% उन इलाकों को बढ़ाकर दे दी जहां पर हिंदू अक्सरियती आबादी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि G8 की कॉन्फ्रेंस उन्होंने कश्मीर में करा ली, आप मुंह तकते रह गए। वजह यह है कि एक 5 अगस्त 2019 को कौमी जुर्म जो है एक सरजद हुआ था, और उस वक्त के जो किरदार थे, मैं क्या अभी नाम लूं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज देख लें कि वो जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई है। जो मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान में हर इदारा और हर जगह जो है वो हमारी हुकूमत होगी, हर जो हमारे मुस्तकबिल के कितने बड़े बड़े प्लान्स हैं। अफसोस की बात यह है कि ये जो 9 लाख फौज आई उनकी 5 अगस्त 2019 को, क्या ये एक दिन में पहुंच गई? क्या ये मालूम नहीं था हमारे अहम लोगों को कि वहाँ इस टाइम पे फौजें पहुंच रही हैं? क्या इंटरनेशनल मीडिया, कश्मीर मीडिया सेल और दीगर इस तरह से जितने भी सैटेलाइट इमेजेस थे वो हमें नहीं बता रहे थे कि वहाँ उनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स है वो हो रही है? चाइना हमें बता रहा था। यानी कि बंदर बांट करके कि जनाब कश्मीर का मसला, क्योंकि हम अरस्तू बन रहे थे ना, उस टाइम पे बड़े बड़े अरस्तू मौजूद थे, वो ये सोच रहे थे कि हम वो कर दिखाएं जो कभी जो है किसी ने नहीं किया। और नतीजा ये निकला कि आपने 27 जुलाई 2019 को अमेरिका के अंदर उस वक्त के वजीर आजम ने खिताब कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत आया हूं। कौन सा वर्ल्ड कप आपने जीता? क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में निकाला? नहीं निकाला। क्या पाकिस्तान के कर्जे माफ हुए? नहीं हुए। क्या पाकिस्तान को जो है मोस्ट फेवरेट नेशन का खिताब मिला? नहीं मिला। क्या आपने जो है न्यूक्लियर क्लब की मेंबरशिप ले दी? नहीं मिली। तो क्या कश्मीर सेटल हो गया? सियाचिन सेटल हो गया? फिर क्रीक सेटल हो गया? क्या सेटल हुआ? तो कौन सा वर्ल्ड कप था जो आपने जीता? और उसके बाद 27 सितंबर 2019 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर उस वक्त के वजीर आजम ने तकरीर में कहा कि मैं उनका सफीर हूं, और फिर 3 जुम्मे 1-1 मिनट खामोशी इख्तियार की और घड़ियां लगवा दी इस्लामाबाद में कि जनाब कश्मीर इंडिया जा जा, कश्मीर से निकल जा, इस किस्म के तराने। ये तरानों से बात नहीं बनती। जो अभी बात कही बिल्कुल माइट इज राइट, जबरदस्त का ठेंगा सर के ऊपर। असल मसला यहाँ यह है कि कश्मीर के ऊपर हमारी एक पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी थी कि हम जो है कश्मीरी
मुजाहिदीन की मदद करेंगे, और वो थी कि हम कश्मीरी आज़ादी की तहरीक को अपनाएंगे। लेकिन हमने जो है वो ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि कश्मीरी ये कहते रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और ये बात मैं नहीं, सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह करते रहे। कश्मीर वो जिसके 26 अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान के परचम जो है उनकी सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर, सरकारी अमलाक पे लहराते रहे। पाकिस्तान के पोस्टल स्टैंप जो थे वो वहां इशू होते थे और उनके जरिए खतूत दुनिया भर में जो है जाते थे। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने क्या किया कि पाकिस्तान ने कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमने वो पाकिस्तानी परचम के अंदर जो है वो तदफीन करते हैं कश्मीरी, और हम जो है वो यहाँ आज़ाद कश्मीर का परचम पूरी कौम को थमा दिया। और जो पुश्तिबान पाकिस्तान था, जो कश्मीर की हुर्रियत के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर के बका और सलामती के लिए, उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जो पाकिस्तान पुश्तिबान बन के खड़ा था, और जिसकी फौज ने 3 जंगें 4 जंगें बल्कि ये चौथी मिला लें तो भारत के साथ लड़ी और हमारे शोहदा हुए, उसके अंदर सैकड़ों लोगों ने शहादतें वसूल की और निशाने हैदर वसूल किए। आप मुझे ये बताएं कि पहला निशाने हैदर भी कश्मीर को मिला था, कश्मीर के महाज पे मिला ठीक था। है अब आप मुझे सर। बताएं कि कश्मीर की क्या इंपॉर्टेंस थी जब आपने कश्मीर का जो शारग थी उसको आपने दुश्मन के हाथ में दे दिया, और आप यहाँ तराने गाते रहे, आप जो है वो यहाँ झंडे लहराते रहे, तो फिर आपने ले लिया ठीक हो गया। कश्मीर। आपका देखिए ख्याल है आज कि सिफारती तदबीरों 5 से, अगस्त सियासी 2019 को तदबीरों से, तकरीरों से, अमली कदम तहरीरों से उठा नहीं, देना चाहिए था। बल्कि नारे तकबीरों से आजाद ठीक होगा। हो गया। रेड साहब सर। जी बहुत ही मेरे सामने ये जो मसला है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, और इसमें ये बात देखने की जरूरत है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो कुछ हो रहा था कश्मीर में और हिंदुस्तान में, और जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल इसमें तैयार नहीं था। और ये देखें, ये जो आपको पता है कि बीजेपी की, मोदी के अलावा बीजेपी की पॉलिसी रही है कि वो कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है, वो तो आपको पता है कि कांग्रेस के दौर में और स्पेशली 1952 में जो है नेहरू और जो शेख अब्दुल्ला के दरमियान हुआ था, तो उसको वो पहले से नहीं मानते थे, और वो पहले से ऐलान था उनका कि वो इसको खत्म करेंगे, और वो 2014 से पहली जो थी टर्म उसमें नहीं कर पाए। अब सेकंड टर्म में आपको याद होगा कि जब वो इलेक्शन में लड़ रहे थे तो हमारे यहाँ पे काफी लोग थे जो कि चाहते थे कि मोदी साहब चाहे जीत जाए तो उससे हमें कोई फायदा होगा, और कश्मीर में ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेशन यहाँ पे थी और मिसअंडरस्टैंडिंग थी कश्मीर के हवाले से। दूसरा मुझे लगता है एक और प्रॉब्लम हमारे साथ है, वो है आर्टिकल 370 की जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए हम आर्टिकल 370 को तो मानते नहीं है ना शुरू से, क्योंकि हमारी पोजीशन तो ये है कि यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर पे प्लेबिसाइट होनी चाहिए। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है जो कि कश्मीर को बेसिकली एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देता है। हम उसको नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और हमें, लेकिन पॉलिसी हमें, मेरे ख्याल में हम तैयार नहीं थे कि अगर वो इसको फोरगो करेंगे तो हमारी डिमांड क्या होगी। आपको अगर याद हो तो जिस तरह ये हुआ, तो उसके बाद नेशनल असेंबली में जब इसके खिलाफ करारदाद आई तो उसका जिक्र नहीं था, और ये पूछा गया कि आप किस चीज को कंडेम कर रहे हैं। तो हमारे पास तो फॉरेन ऑफिस को ये क्लैरिटी नहीं थी कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 के रिमूवल को कंडेम करते हैं और दोबारा से इंडिया आर्टिकल 370 को बहाल कर देता है तो क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? कि हमारा तो ये कभी डिमांड ही नहीं थी कि आर्टिकल 370 दें या 35 दें। हमारी तो डिमांड ये है कि कश्मीर को आप राइट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है, हक खुद इरादियत जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, जेनेवा कन्वेंशन की करारदादों को लेकर, उसके आर्टिकल्स को लेकर, उसके मुताबिकत रखते हुए मामला, और कश्मीरियों को एक अलग से एक उनके अपने राइट्स जिसको वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें, जो कि ह्यूमन राइट्स भी उन्हें ये मौका देता है, आज़ादी देता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। ज़रा हम बात करेंगे आबादी के तनासुब की तब्दीली और भारत दहशत गर्दाना रोल इस पूरे खित्ते और इससे बढ़कर अब कनाडा, यूरोप, अमेरिका तक फैला। ज़रा उसकी पोजीशन जो इस टाइम है उस पर क्या बात की जा सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से कश्मीर पर सालसी की बात की, तो क्या इसके लिए कोई एज है, कोई बेहतर अचीवमेंट है ये, या बेहतर टाइम है जिस पे कुछ अचीव किया जा सकता है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, ज़रा हम इस पर भी बात करते हैं। टैरिफ जंग पाकिस्तान को इस वक्त फ़ायदा दिखाई दे रहा है, बेहतर है, ठीक है। अभी जिक्र हुआ, आप सारे हज़रात ने कहा कि जो पॉलिसी है अमेरिका की वो हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है, तब्दीली रहती है। फिर
खित्ते में पावर पैराडाइम शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट और चेंज हमने देखा। क्या प्रेजेंट सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए इस वक्त, अगर हम सिचुएशन की बात करें, और भारत के लिए, भारत अमेरिका एकदम से आमने सामने है, और हम देख भी रहे हैं खाली भारत अमेरिका नहीं है, इस खित्ते में बहुत सारे मामलात हैं जो कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान की अभी सिचुएशन आपके सामने, उन्हें भी इस चीज़ का अदराक हो गया कि जिस तरह से भारत इस पूरे खित्ते को तबाही उसके दहाने पे ले गया। ये जो अभी टैरिफ जंग है, इसमें किस हद तक पाकिस्तान अपना एज या फ़ायदा ले सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि भारत की मईशत बड़ी है या पाकिस्तान की। भारत की इस टाइम पे एक बहुत बड़ी मईशत है, तकरीबन $700 बिलियन की, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो आपको पता है $1-1 बिलियन भी जो है वो हमें मांग के लेना पड़ता है। अभी जो डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से भारत के अंदर सेल कायम हुआ, उसका बजट ही $1 बिलियन उन्होंने रखा है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, यही वजह है कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान से क्या ले सकते हैं और भारत से क्या ले सकते हैं। भारत के पास पैसा है, उसके पास $89 बिलियन का डिफेंस बजट मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास, पूरे पाकिस्तान के पास इतना पैसा मौजूद नहीं है बाबा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये वक्ती तौर पर सिर्फ अब इंडिया को कट टू साइज करके, ताकि उसको उसकी औकात पे लाके, उसको जरा थोड़ा सा समझा के, थोड़ा कान मरोड़ के, थोड़ा सा उसको जो है झिंझोड़ के, फिर उसको वापस अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लाएंगे। अभी उन्होंने 25% टैरिफ उन पे आयद किया है, 19% पाकिस्तान के ऊपर आयद किया है। पाकिस्तान जो है वो खुशी से शादियाने बचा रहा है। पाकिस्तान ये बताए कि पानी के ऊपर क्या वर्ल्ड बैंक ने एक चिट्ठी भी जो है वो लिखी है इंडिया को कि जनाब आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, जो कि इंडस ट्रीटी की जो है वो डायरेक्ट वायलेशन है? जवाब है नहीं। उसके बाद क्या अमेरिका ने एक दफा भी भारत को कहा है कि तुम पाकिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से जो एक किरदार है दहशतगर्दी, तुम बंद कर दो पाकिस्तान में? जवाब है नहीं। क्या उन्होंने कश्मीर पे कोई फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक ही फार्मूला था, और वो ये है कि आप दोनों फौजें, पाकिस्तान आजाद कश्मीर से और इंडिया जो है मकबूजा कश्मीर से जो है वो फौजों को बाहर निकाल ले, और यहाँ यूनाइटेड नेशन की फौजों को जो है वो तैनात किया जाए, ताकि चीन के ऊपर एक मुसल्लत जो है वो हो जाए उनके ऊपर। एक तरफ वाखान कॉरिडोर से जो है वो रूस जो है उनकी कुर्बत में पड़ता है, तो उसको भी जो है वो तेल देते रहे। पाकिस्तान न्यूक्लियर है, चाइना न्यूक्लियर है, इंडिया न्यूक्लियर है, ये सब जो है अमेरिकन डोमिनेंस में आ जाए, ये है उनका ख्वाब। और ये इसके लिए मैं नहीं कह रहा, बल्कि बकायदा उनके ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट में, उनके पीयू कॉर्पोरेशन में, उनके रैंड कॉर्पोरेशन में इसके ऊपर डिबेट्स होती रही हैं, और ये बात सबको मालूम है। और उसके अलावा सेंटकॉम के अंदर सेंट्रल कमांड, जिसके अभी जनरल कोयरेला आए हुए थे, पहले 2019 की बात बता रहा हूं कि बकायदा वॉर गेम की गई थी, जिसके अंदर यह कहा गया था कि ये एक न्यूट्रल जोन कर दे के हम जो है इसके ऊपर मुसल्लत हो जाएं, ताकि मुस्तकबिल में चाइना को बैलेंस कर सकें। अब आप ये गौर से सुने, चाइना को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि राइवलरी किसके साथ है? चाइना के साथ है। चाइना के साथ और रूस के साथ बुनियादी राइवलरी है अमेरिका की, और अमेरिका इज स्ट्रगलिंग टू स्टे एज न्यूक्लियर पावर, एज ए सुपर पावर, क्योंकि उसके मद्दे मुकाबिल चीन और रूस हैं। इसलिए उन्होंने अपने अरसा दराज से, कॉन्डोलीजा राइस से लेके हिलरी क्लिंटन से, और फिर अभी जो जिस अंदाज के अंदर आज तक मार्को रूबियो तक, उनकी तमाम की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये चाहती है कि भारत के पलड़े में वजन रखा जाए। और यही वजह है कि भारत के तमाम काले कवानीन की मौजूदगी के बावजूद G8 कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर में रखवाई गई। भारत के तमाम दहशतगर्दी को फरोग देने के, जिसमें कनाडा, कतर, इंग्लैंड, खुद अमेरिका और पाकिस्तान शामिल हैं, जहां टारगेट किलिंग की गई लोगों की, उसके बावजूद दुनिया खामोश है। कुलभूषण यादव के ऊपर 9 साल से मुकदमा ICJ के अंदर चल रहा है, लेकिन उस ICJ का कोई फैसला नहीं आता। अब आप गौर करें कि यही कोई और दहशतगर्द होता तो आज ICJ उसके मुतालिक क्या बयान दे चुकी होती। एक तरफ अमेरिका का लाडला इसराइल है, तो दूसरी तरफ लाडला भारत है। और डेमोग्राफी की मैं आखिरी बात करके,
देखें तकरीबन उन्होंने जो डोमिसाइल इशू किए हैं ये बिल्कुल गजा के मामले के ऊपर कर रहे हैं। आज आपने गजा पे कमजोरी दिखाई, 2 रियासती हल को कबूल किया, तो याद रखिएगा मेरी बात, आज अलल ऐलान कह रहा हूं कि याद रखें कि पाकिस्तान की जो कश्मीर है उसके ऊपर भी 2 रियासती हल निकालेगा। रेड साहब कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान अमेरिका टैरिफ जंग पॉलिसीज। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो देखें, अब सिचुएशन जो है टैरिफ के हवाले से जो बात आ रही है उसमें मुझे जो लगता है उसमें थोड़ी सी जो हमारी जो ये अभी इंडिया पाकिस्तान वार हुई उसका इम्पैक्ट भी मुझे लगता है कि है, क्योंकि उससे पहले जो अमेरिका है वो ये समझता था कि जो है वो इंडिया एक तरह से काउंटर वेट होगा चाइना का, लेकिन इस जंग ने एक तरह से ये साबित किया है कि इंडिया में वो कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, और ये भी एक वजह मेरे ख्याल में है जिसकी वजह से जो है वो अब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको दूसरी तरह से ले रही है। और ये देखें आप, तो इसकी जो टाइमिंग है वो भी इस तरह से है, तो इस वजह से यानी जो पहले था यानी अमेरिका के इंडिया के लिए वो ये होता था कि इंडिया की वो सारी जिस तरह स्पेशल चाइल्ड है, आप देखें तो उनको जो है वो इजाज़त थी किसी से भी खेल लें, बाकी दुनिया के कंट्रीज को इजाज़त नहीं थी। आप तो न्यूक्लियर डील जिस तरह से इंडिया को दी गई वो किसी के लिए नहीं थी, तो इंडिया के लिए सब कुछ जो है वो एक तरह से ठीक था, वो इसी वजह से कि उनको ये होप थी कि इंडिया जो है वो चाइना का काउंटर वेट होगा। लेकिन इस जंग ने एक तरह से साबित किया है कि इंडिया, अगर मैं आपकी बात से अखज़ करूं डॉक्टर सईद साहब, तो क्या इंडिया के पास जो अमेरिका के लिए खुसूसी हैसियत थी अमेरिका ने वो ख़त्म कर दी? मुझे लगता है कि उसमें फर्क जरूर पड़ा, अभी खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, और इसी वजह से इंडिया अब अमेरिका जो है वो इस तरह से देखता है, स्पेशली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई आप हमें क्या देंगे, यानी हम आपको इतना कुछ देते हैं तो उसके बाद बदले में आप क्या देंगे, और आप तो बेसिकली रशिया की सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन वार में, क्योंकि उनके लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट तो यूक्रेन वार है ना, तो वो इस वजह से वो यानी उस पर प्रेशर लगा रहे हैं कि आप जो है वो हमारा साथ दें, आप हमारे अलाई हैं या आप रशिया के अलाई हैं, ये तो जरा फैसला करें। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो है वो इस वजह से इंडिया पर आया है, क्योंकि जो है वो अब जो है जिस तरह से पहले वो यानी ये इवन इंडियन जो थिंक टैंक्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिसी देखती है आज के हवाले से, वो इस तरह से नहीं सोचती कि 20 साल के बाद इंडिया चाइना के अगेंस्ट हमें क्या फायदा देगा, वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया हमें आज क्या दे रहा है, अभी यूक्रेन में वार चल रही है उसमें तो इंडिया हमें कुछ फायदा नहीं दे रहा, हमें बल्कि नुकसान ही दे रहा है, तो वो उसको जो करंट जो सिचुएशन है उसके हवाले से देख रहे हैं, और उस हवाले से उनका एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है वो हमें फायदा नहीं दे रहा है बल्कि नुकसान दे रहा है, और इस वजह से वो जिस तरह बात भी की कि उसको कट टू साइज करने की ये प्लानिंग है अब। और अब कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर का सोल्यूशन इमीडिएटली तो बिल्कुल सही बात है कि कोई हमें बात नहीं समझ में आती, लेकिन ये है कि हमें अगर यानी कश्मीर का स्ट्रगल जो है वो चलती रहती है और वो सस्टेन करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और उसको सस्टेनेबिलिटी उसकी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखें अगर इसमें मोदी जो फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक मोदी है तब तक सॉल्यूशन की तरफ मुझे नहीं लगता कि हम इवन इंडिया पाकिस्तान डायलॉग। चलिए जरा हम इस खित्ते और इसकी सिचुएशन पर भी बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जावेद साहब, अब जरा इस खित्ते की बात करेंगे। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, फिर आज़रबाईजान, बड़े की कैरेक्टर्स इस टाइम सामने आ रहे हैं, और SCO हो, ब्रिक्स हो, पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह मौजूद हो। आपने ठीक कहा तीनों हजरात ने कि जंग के बाद और फिर जब आप अपनी ताकत का मुजाहरा कर देते हैं तो दुनिया आपकी तरफ देखती है। इस टाइम जो सिचुएशन बढ़ रही है, जैसे ईरान के साथ बड़े आराम से हम लोग अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक काम कर रहे हैं, इसी तरह हम चाइना के साथ चल रहे हैं, एक ही टाइम पे हम रशिया और अमेरिका के साथ चल रहे हैं। ये जो ओपन फॉरेन पॉलिसी है इसको कैसे लेके चला जा सकता है और कितना फ़ायदा होने वाला है इसका? मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पॉलिसी इतनी ज़्यादा ओपन है। देखिए, जहाँ तक ईरान का मामला है, मेरा ख्याल है कि ये इट्स ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि अगर हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमें वो कितना सस्ता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। हमारा उनके साथ लैंड रूट मौजूद है और हमारे जो डिपेंडेंस है गल्फ स्टेट्स के ऊपर वो कम हो जाएगी, रिलेटिवली वो डिस्टेंस भी ज़्यादा है और हमें ये बहुत ज़्यादा चीपर भी होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी खौफ की वजह से जो है वो ईरान से ऑयल जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें जो स्मगलिंग हो रही है ऑयल की उसके ऊपर हमें अपनी आंखें बंद कर देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन नेटशल हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत हद तक बच जाएंगे।
ये एक हार्ड रियलिटी है। हमने ईरान से जो गैस पाइपलाइन है वो दहाइयों से लटक रही है, हम उसके ऊपर काम नहीं करें क्योंकि अमेरिका जो है वो नाराज हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशंस करें कि अमेरिका के किन किन फैसलों की वजह से डोमेस्टिकली हम ग्लोबली और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर और ख़ास तौर पर इकोनॉमिकली हमें कितने लॉसेज हुए हैं, मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी जेन्युइनली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है ईरान के अंदर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस है। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान इसराइल का बॉर्डर जो है वो बलूचिस्तान के साथ आ जाना था। दैट वाज द पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। तो इसलिए हमें ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को मैनेज करना है और ट्रेड लिंक्स को एक्सटेंड करना है। और पॉलिटिकली ठीक है, हमारे उनके साथ किसी मामले पे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, वहां पे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अमेरिका के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं, हमें आई थिंक वी शुड नॉट बी फूल आवरसेल्फ। जिस तरह मैंने पहले कहा, ये ट्रांजैक्शनल रोल है, उसमें कुछ पाकिस्तान के अंदर ऑपोजिशन को काउंटर ठीक है, करने के लेकिन लिए सर हम भी रीजन में अपना रोल भी प्ले करें। आपने बड़ी सही बात कही कि अमेरिका के साथ जिस तरह नजरें लगाएंगे, कल को पॉलिसी शिफ्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, चेंज आ सकता है। अब्दुल्ला गुल साहब, रीजन, इस रीजन में जिस तरह से हम मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान यकीनन काफी काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक दफा फिर लुक ईस्ट के से जो है हट के दोबारा लुक वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये जो अमेरिका की वन साइडेड खबर आ गई कि जनाब हम ऑयल एक्सप्लोरेशन में और पता नहीं ये वो बातें, हम लोग इसी बात पे खुश हो जाते हैं। ट्रम्प साहब बहुत बड़े अदाकार हैं, वो उनकी जो दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड एट ऑल। वो जो अभी जैसे कहा गया जावेद साहब की जानिब से, हसीनों की उल्फत दूर से ही अच्छी, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी भली। तो इस वजह से अमेरिका जो जो हुए तुम दोस्त, जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। मसला यहाँ यह है कि आप आग पानी का मिलाप करना चाह रहे हैं मेरे भाई। आप बलूचिस्तान में जो है वो अमेरिका को लेके आएंगे, आप जो है साथ वहां चाइना बैठा हुआ है, साथ ईरान के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। $10 बिलियन का आपने ट्रेड का इंडिया दिया है। आप उनके $22 बिलियन अभी आपके ऊपर जुर्माना है गैस पाइपलाइन का। आपको मालूम है इस बात का? मुझे खुद सदर इब्राहिम रईसी साहब ने इस बात का बताया था। $22 बिलियन का आपको जुर्माना है। आप रिकोडिक के ऊपर पहले जो है वो जुर्माना आप जो है 5.98 बिलियन जो था, उसी में आपकी चीखें निकल गई थी। ये 22 बिलियन है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर ये है कि अमेरिका आपको क्या दे सकता है। वही अमेरिका ना जो 7वां बहरी बेड़ा जिनका आ रहा था, वही अमेरिका जिसने हमेशा हमारा ख्याल रखा। और जब पाकिस्तान को 2 दिन इंडिया की जो है वो मारता रहा, मिसाइल मारता रहा, हमारे लोगों को शहीद करता रहा, तो वो खामोश रहे। उन्होंने कहा जनाब नहीं नहीं नहीं, ये आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, इनकी ऐसी। अमेरिका स्ट्रगल कर रहा है चाइना के अगेंस्ट अपने आप को सुपर पावर रखने के लिए। उसने कई दिहाइयों से, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक रिवीजन आया है कि हम भारत के ऊपर लगा रहे हैं, जबकि भारत जो है वो तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये दूसरे लफ्जों में इम्पोटेंट हो चुका है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जो है वो मजीद खित्ते में तलाश करें। तो क्या आपका क्या ख्याल है, चीन के साथ जो है वो मुआनका करने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप? अगर वो ये काम करने जा रहा है तो ये टैरिफ वॉर वगैरह ये सब बातें ही फजूल हो जाती हैं, इनका तो कोई फिर मान ही नहीं रह जाता। वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इज नो लॉन्गर ग्रेट। That is why they want to ठीक है, make America great again। तो और चले वो सर, दुनिया हमें तो जहान अपनी, का पैसा लाना हमें तो चाहते हैं अपना अपने एक मुल्क देखना में। है, हमें तो और अपना फायदा पाकिस्तान देखना के है। अंदर वो एक इंतहाई घिनौना खेल शुरू कर देंगे, हमारे लिए चौकन्ना रहने की बात है। वो इसराइल के साथी हैं, हिंदुस्तान के साथी हैं, ये मेरी बात याद रखें, लिख के रख लें। ठीक हो गया सईद साहब? जी, मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज्यादा बात अमेरिका की हो गई। मैं थोड़ा साउथ एशिया की बात करना चाहूंगा, और जो पॉजिटिव नोट है उसमें वो भी थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना चाहिए। वो ये कि आप देखें साउथ एशिया में इंडिया जो है वो इस रीजन को डोमिनेट करता रहा है, और उसके रिलेशनशिप आपको याद है, श्रीलंका हो, नेपाल हो, या फिर जो है वो बांग्लादेश हो, उसके ऊपर उसकी बड़ी एक गिरफ्त रही है। लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि ये जो 4-5 साल गुजरे हैं, इनमें वो गिरफ्त बहुत कमजोर नहीं, हुई। लेकिन सईद और साहब, पिछले ये अगर जो इसको ग्रिप दहशत decade- गर्दाना रवैये पर होती है ना, वो लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होती, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग नहीं होती। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो
यानी वो जो गिरफ्त बनती है पाकिस्तान के जो रिलेशन, यानी साउथ एशिया में थोड़ी सी चेंज आ रही है, उसको भी हमें रीजन की जब बात करें तो दिमाग में रखना चाहिए। और उसमें पाकिस्तान के लिए मुझे ओपनिंग नजर आती है, और ओपनिंग वो ये है कि अब आपका देखें श्रीलंका के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, यानी आप पास में जाए तो उससे उस हिसाब से, और इंडिया के थोड़े से खराब है उससे और से। अब बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात बहुत प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, आप वो आप देखें तो उसमें काफी बेहतरी आपको नजर आती है। ठीक है। नेपाल के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, तो यानी ये सही आप चीजें ये कह रहे हैं काफी कि साउथ positive एशिया में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग है, हमें यहाँ पे थोड़ी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। जी। सर वक्त की कमी थी और इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन भी हो जाती। जावेद राना साहब थैंक यू सो मच, अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सईद अहमद रेड साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है नाज़रीन मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।